Hello students, this is physics session for class 10th. As you know, in the last class I had discussed on what factors the resistance of a conductor depends. For this purpose, I had discussed an activity. First of all, in that activity, you can recall the things. When you connect a nichrome wire in the circuit of length L and area of cross section A, suppose, and then you have noted the reading of ammeter. But second time, when you connected the nichrome wire of double the length but of same thickness, the current reduced to half. Okay. And when you connected another nichrome wire of double the thickness but of same length, then the current increases 2 times. And when we replace the nichrome wire with another wire of another material like copper wire, the current also increases. So, from these observations, you can draw some conclusions that when current reduced to half, it means when we increase the length, the resistance of conductor increases. Okay. When we use the nichrome wire of same length but double the thickness, the current increases. This means the resistance on increasing the area of cross section or on increasing the thickness, the resistance of a conductor decreases. Okay. And when we replace nichrome wire with another wire like copper wire, then current also increases. It means, what are the factors? There are 4 factors. Factors on which resistance of a conductor depends. Number 1, resistance is directly proportional to length of conductor. Okay. Means resistance is directly proportional to L. Second one is resistance is inversely proportional to area of cross section. Okay. It means are inversely proportional to area of cross section. Okay. Next one is resistance is directly proportional to temperature. And the last one is resistance
depends on nature of material. Nature of material. Okay. So these are the four factors on which resistance of a conductor depends. Actually एक एक्टिविटी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, नाइक्रोम वायर को जब हमने सर्किट में कनेक्ट किया और उसके बाद एमीटर से रीडिंग, करंट रीडिंग नोट कर लिया, बट जब दूसरा नाइक्रोम वायर हमने डबल लेंथ का कनेक्ट किया जिसकी थिकनेस सेम थी, तो उस केस में द करंट रिड्यूस टू हाफ, यानी करंट पहले से हाफ हो जाता है. सपोज अगर पहले केस में करंट 2 एम्पियर था, तो जब हमने नाइक्रोम वायर की लेंथ को डबल कर दिया लेकिन थिकनेस को सेम रखा, तो उस समय करंट पहले केस से हाफ हो जाती है, मीन्स 1 एम्पियर हो जाती है. ठीक है. सपोज फर्स्ट केस में 2 एम्पियर था, तो सेकंड केस में 1 एम्पियर हो जाता है जब हमने नाइक्रोम वायर की लेंथ को डबल कर दिया. और तीसरे केस में हमने क्या किया कि नाइक्रोम वायर की थिकनेस को डबल कर दिया लेकिन लेंथ को सेम रखा और उसको कनेक्ट किया. तो जब थिकनेस को डबल कर दिया तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो करंट थी वो पहले से डबल हो गई, मीन्स लेंथ को सेम रखा लेकिन थिकनेस को डबल कर दिया. तो पहले से करंट डबल हो गई. तो पहले करंट क्या थी? 2 एम्पियर थी, तो अब ये करंट 4 एम्पियर हो गई थर्ड केस में. एंड लास्ट केस में हमने क्या किया कि नाइक्रोम वायर को रिप्लेस करके हमने कॉपर वायर लगा दिया विच हैज़ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस. एक कॉपर वायर हमने लगाया जिसकी लेंथ और थिकनेस जैसा कि हमने फर्स्ट केस में नाइक्रोम वायर को यूज़ किया था, एग्जैक्टली उसी लेंथ का यूज़ किया और वही थिकनेस का यूज़ किया हमने कॉपर वायर. तो जब हमने कॉपर वायर यूज़ कर लिया, फोर्थ केस में कॉपर वायर हमने यूज़ किया, तो उस समय हमने देखा एमीटर की रीडिंग से कि करंट इंक्रीजेज देन इन द फर्स्ट केस. तो फर्स्ट केस में जो करंट आ रही थी उससे थोड़ा ज़्यादा करंट शो कर रहा है एमीटर. तो मैं सपोज करता हूं कि लेट द करंट इज नाउ 2.5 एम्पियर. अब 2.5 एम्पियर करंट हो गई. तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जिस समय हमने लेंथ को डबल किया तो करंट हाफ हो गई. इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया. और रेजिस्टेंस कितना हो गया? अगर पहले रेजिस्टेंस R था तो दिस टाइम द रेजिस्टेंस 2R हो गया. तो करंट हाफ हो जाने का मतलब ये हुआ कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पहले से डबल हो गया. तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया. तो जब हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया. इस बार हमने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने डबल किया था, तो करंट पहले से 2 टाइम हो गई. तो जब करंट पहले से 2 टाइम हो गई फर्स्ट केस से, कब हुआ? जब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस को हमने डबल किया, कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट. तो उस समय
हमने देखा कि करंट जो है पहले से डबल हो गई। इसका मतलब हुआ कि जब करंट डबल हो गई तो इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। और वो रेजिस्टेंस कितना हो गया? पहले अगर रेजिस्टेंस R था तो अब रेजिस्टेंस उसका आधा हो गया R/2। और लास्ट केस में क्योंकि करंट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट केस में जो रेजिस्टेंस रहा होगा, अब कॉपर वायर जब हमने यूज किया तो उसका रेजिस्टेंस कम है। तो इन सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वी हैव ड्रॉन दीज कंक्लूजन्स कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जब हम कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या किसी भी कंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। ओके, नाउ you can take a screenshot of it. So we know that number one, resistance is directly proportional to length, and number two, resistance is inversely proportional to area of cross section. Okay, so now combining first and second equations, are directly proportional to L upon A, or you can write R is equal to rho. This is proportionality constant, rho L upon A. Okay, so this is the expression by which you can find out resistance of any conductor whose length is given and area of cross section is given, and rho this is called rho, and it is called resistivity. Okay, so rho is called resistivity of material. So in this expression, rho is resistivity, L means length of conductor, and A means area of cross section. Now let us see SI unit of
resistivity. So you can see this expression R equal to rho L upon A. So you can write this R equal to rho L upon A or R A equal to rho L or rho equal to R A upon L. Okay, rho equal to R A by L. R means resistance, its SI unit is ohm into A means area of cross section. So its SI unit is meter square upon L means length, its SI unit is meter. So meter and meter square cancel. So this is ohm dash meter. So SI unit of resistivity is ohm meter. ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A, और वी कैन राइट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. यहाँ पर रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो रो L अपॉन A, और रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, या इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं. तो रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. इसकी SI यूनिट कैसे आप निकालोगे? अब आप देखिए, रो इक्वल टू R इक्वल टू रो L बाई A, या इसको आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके R A इक्वल टू रो L और रो इक्वल टू R A बाई L. R क्या है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम इंटू A मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसकी SI यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ इट्स SI यूनिट इज मीटर. तो इससे आपको ओम मीटर, दिस इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Now, metals and alloys they have very low resistivity metals have very low resistivity and alloys they have comparatively higher, but metals and alloys both have very low
resistivity, and the order of resistivity is 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ohm meter. This is the order of resistivity. So this is very low resistivity. So metals and alloys, they have very low resistivity, and the order is 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6. On the other hand, insulators, they have very high resistivity and its order is 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter. So insulators have very high resistivity, but metals and alloys, they have very low resistivity. Alloys, as you know, alloys are homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. So alloys have alloys are commonly used in heating elements of iron, toaster, etc. Okay, because why they are used, why alloys are used in heating elements like iron and toaster? This is because alloys have higher resistivity than metals, so they have high resistance. Okay, and one more thing is they do not melt even at high temperature. Okay, so alloys have very high resistivity, alloys have higher resistivity than metals, so they have high resistance,
And one more important thing is they do not melt even at high temperature. Okay, that's why alloys are commonly used in heating element of iron, toaster and other electrical equipments. While in the case of metals, they have very low resistivity so they have very low resistance. Okay, that's why they are used in electrical wires. Now take a screenshot of it. तो मेटल्स एंड एलॉयज इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और इसका ऑर्डर है 10 to the power 8 to 10 to the power -6 ओम मीटर. मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, तो दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी और इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम इन मेटल्स के वायर को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है. एलॉयज की रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए एलॉयज का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और एलॉयज बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं या बर्न नहीं होता है. इसीलिए जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं टोस्टर में, आयरन में जो हीटिंग एलिमेंट्स लगाए जाते हैं वो एलॉयज के बने होते हैं. तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाई हीटिंग एलिमेंट्स इन टोस्टर हीटर आर मेड अप ऑफ एलॉयज. ओके, और इंसुलेटर्स दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो. तो इसका ऑर्डर है 10 to the power 12 से लेकर 10 to the power 17 ओम मीटर. तो एलॉयज इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है. Now let us see a numerical question which is based on resistivity and resistance. A copper wire of resistance 10 ohm
has length L and area of cross section A. What would be the resistance of another copper wire whose length is L by 2 and area of cross section 2A. Okay, this is the question. A copper wire of resistance 10 ohm, it has length L and area of cross section A. What would be the resistance of another copper wire whose length is L by 2 and area of cross section 2A? So first of all, we can see resistance of wire is given since R equal to rho L upon A, because resistance of wire is let R and length is L, you can see, or you can write like this: resistance R, this is equal to 10 ohm, and length L, this is length is L, and area of cross section, this is A. So we can use the expression R equal to rho L upon A, where R means 10 ohm. Okay, so this is first equation, and now according to question, the new length is L by 2. New length of wire is L by 2 and new area of cross section, this is 2A. Let new resistance be R dash. Okay, because when we change the dimension like length and area of cross section, the resistance of conductor will change. So let the new resistance be R dash. By using these two informations, we can make a separate equation. So R dash is equal to rho into length. Length is L by 2 upon area of cross section is 2A in this case. Or you can write R dash is equal to rho L upon 4A. Okay, this is equation
second. Now from first and second equation we have r dash, this is equal to, you can write this expression 1/4 into rho L upon A. You can write this expression as 1/4 into rho L upon A. Now you can see rho L upon A in first equation, this is equal to R. So you can replace this value because R is equal to rho L by A. So you can replace this value. This is equal to 1/4 into R. Okay, because R equal to rho L by A. Now you can write R dash, this is equal to 1/4 into R. Now you can put the value 1/4 into R. R means original resistance of wire and it is 10 ohm. So you can write here 10 ohm. Now solve it. It is 2.5. So this is 2.5 ohm. Okay. So the new resistance in that case will be 2.5 ohm. Okay. तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कि एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और लेंथ कितना है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. अब हमें कैलकुलेट करना है वो न्यू रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ, जो कि कॉपर वायर ही है, लेंथ L/2 अगर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो जाए तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा. तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर नोट कर लेंगे 10 ओम, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. तो एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई A. ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. न्यू लेंथ कितना है L/2 एंड न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2A. ये आप देख सकते हैं. तो लेट न्यू रेजिस्टेंस बी R डैश. हमने मान लिया कि न्यू रेजिस्टेंस R डैश है. तो R डैश, इससे एक अलग इक्वेशन बना लेंगे. R डैश इज इक्वल टू रो, अब फॉर्मूला क्या है, रो L बाई A. तो रो इंटू L, तो L का मतलब लेंथ, लेकिन इस बार लेंथ है L/2, तो L/2 लिखेंगे अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 2A और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा रो L/4A. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो R डैश इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो 1/4 इंटू रो L बाई A या 1/4 इंटू रो L बाई A. रो L बाई A दिस इज इक्वल टू R. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस को हटा करके हम R लिख सकते हैं और जब R की वैल्यू पुट कर देंगे, R की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो हमें R डैश की वैल्यू आ जाएगी 2.5 ओम. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Now this class is over today.
We will discuss some other important questions related to it in the next class. Thank you, students.